Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स इन PHP लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो PHP लर्न करने की अगली कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स इन PHP। दैट इज PHP में कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम जनरली ऑपरेशंस को डेटा पे परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास में कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है, यानी हम किस किस टाइप के डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यह जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज के अंदर कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं तथा उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं जिसके थ्रू हम उन डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकते हैं। तो PHP में डेटा टाइप्स कौन से हैं, फिर उसके बाद में डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन एंड नल, फिर उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, नंबर्स जैसे कि इंटीजर और फ्लोट के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस और स्ट्रिंग्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन PHP के साथ। तो डेटा टाइप वह है जो किसी भी वेरिएबल के अंदर हम जिस भी टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, जिस भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसके उस टाइप को बताता है। तो PHP के अंदर बेसिकली हमारे पास में 8 डेटा टाइप्स अवेलेबल है जिनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल डेटा टाइप्स और दूसरा है कंपाउंड डेटा टाइप। तो सिंपल डेटा टाइप्स की कैटेगरी में हम लोग प्लेस करते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन और नल। और कंपाउंड डेटा टाइप्स पे एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज। यानी कि यहाँ पे सिंपल डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि जिसमें हम केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या कॉम्प्लेक्स सिंपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इनमें स्टोर नहीं की जा सकती। तो कंपाउंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जिसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। उनको हम कुछ यूजर डिफाइंड वैल्यूज को हम यूजर डिफाइंड जो आपका डेटा टाइप्स है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो कंपाउंड डेटा टाइप्स की कैटेगरी में एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्सेज। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली सिंपल डेटा टाइप्स पे फोकस करेंगे। अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर अपने आप में वह डेटा टाइप है जो किसी भी नंबर को स्टोर करता है, किसी भी होल नंबर को स्टोर करता है। होल नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पॉइंट जो है वो एब्सेंट होता है, यानी कि इंटीजर यानी पूर्णांक। तो इसमें जो इंटीजर टाइप की जो भी डेटा टाइप है उसके अंदर हम सिर्फ पूर्णांक जो वैल्यूज होते हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं। नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और किसी भी इंटीजर की रेंज सिस्टम पे तो हम देख सकते हैं कि -2147, 483648 और से लेके +2147, 483647 के बीच में होती हैं। अब इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए PHP में कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अगर कोई भी इंटीजर हमें डिफाइन करना हो, इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिफाइन करना हो तो उसके अंदर कम से कम एक डिजिट होना ही चाहिए और इंटीजर के अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर को हम डेसिमल या बेस 10 में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल या फिर बेस 16, ऑक्टल या बेस 8 और बाइनरी यानी कि बेस 2 नोटिफिकेशन में नोटेशंस में भी हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो PHP में बाय डिफॉल्ट जो बेस होता है वो डेसिमल होता है, यानी कि बेस 10 होता है। जो नंबर सिस्टम से हम अच्छे से परिचित हैं तो ये जो डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी ये सब नंबर सिस्टम है। तो PHP के अंदर हम किसी भी इंटीजर को इन चारों नंबर सिस्टम में से किसी भी नंबर सिस्टम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। PHP के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है var_dump। तो कि उस var_dump फंक्शन को हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप और उसकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया है $a और $a के अंदर हमने वैल्यू असाइन की है 100। और जब भी हम एक फंक्शन कॉल करते हैं इको var dump और $x, तो ये जो प्रोग्राम है वो आपका वैल्यू ये जो प्रिंट करेगा दैट इज इंट 100, यानी इंट
इस इस वेरिएबल a का टाइप है और 100 इसके अंदर जो वैल्यू है वह, यानी कि वेयर अंडरस्कोर डंप फंक्शन किसी भी वेरिएबल के टाइप और उसकी वैल्यू को बताता है। अब बात करते हैं फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो एक नंबर जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट हो और नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। पीएचपी के अंदर हम इसे फ्लोट को डबल के नेम से भी जानते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के जैसे 2.0, 256.4, 10.358 ये सब आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7.64 e+5 ये आपका इसका साइंटिफिक नोटेशन है एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा के फॉर्म में। तो इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हम 14 डिजिट्स ऑफ प्रेसिजन एट मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद में 14 डिजिट्स तक की एक्यूरेसी हम किसी भी नंबर को, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 14 पॉइंट की एक्यूरेसी अपने आप में बहुत ही लार्ज होती है और इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो 14 पॉइंट की एक्यूरेसी से माइनर कैलकुलेशन जो है उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी भी पीएचपी के अंदर किसी भी फ्लोट की जो रेंज होती है मैक्सिमम रेंज वो आपका 1.797693134863 e+308 ये रेंज हो सकती है उसकी, जो कि आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। यानी कि जब आप कौन सा 32 बिट यूज कर रहे हैं या 64 बिट आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ पीएचपी के अंदर नंबर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे हमने अभी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स को डिस्कस किया, तो जो आपके जो भी नंबर्स हैं वो उनकी कैटेगरी में आपके इंटीजर और डेटा टाइप दोनों नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास पीएचपी के अंदर अवेलेबल है, जिसमें से इंटीजर की कोई गिवन नंबर इंटीजर है या नहीं उसको चेक करने के लिए फंक्शंस है इज अंडरस्कोर इंट, इज अंडरस्कोर इंटीजर, इज अंडरस्कोर लॉन्ग। ये तीनों फंक्शन अपने आप में सेम है और ये तीनों के तीनों ये चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं कि गिवन नंबर जो इंटीजर है या नहीं। अगर गिवन नंबर इंटीजर होता है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करते हैं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करते हैं। इसी टाइप से फ्लोट चेक करने के लिए कि गिवन नंबर फ्लोट है या नहीं उसको चेक करने के लिए इज अंडरस्कोर फ्लोट, इज अंडरस्कोर डबल दोनों हम यूज कर सकते हैं। फिर पीएचपी के अंदर कोई गिवन वैल्यू फाइनाइट है या इनफाइनाइट उसको चेक करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इज अंडरस्कोर फाइनाइट, यानी कि अगर गिवन वैल्यू फाइनाइट है तो इज अंडरस्कोर फाइनाइट फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी टाइप से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि गिवन वैल्यू इनफाइनाइट है या नहीं। अगर हम किसी वैल्यू के साथ में इस फंक्शन को कॉल करते हैं और वो वैल्यू फाइनाइट है तो इज इनफाइनाइट फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पीएचपी के अंदर अगर एक मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल होता है पीएचपी अंडरस्कोर फ्लोट अंडरस्कोर मैक्स, जो कि आपके इसके अंदर जो मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू है उसकी जो मैक्सिमम रेंज इसके अंदर स्टोर होती है। और अगर कोई नंबर इस रेंज से यानी कि php अंडरस्कोर फ्लोट अंडरस्कोर मैक्स से ग्रेटर होता है दैट इज कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट। फिर उसके बाद में आता है इज NaN। तो NaN का यहाँ पे मीनिंग है नॉट ए नंबर। तो इज NaN जो फंक्शन है वो ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि गिवन जो भी गिवन वैल्यू है वो एक नंबर है या नहीं। तो इज NaN अगर गिवन वैल्यू एक नंबर नहीं है तो उस केस में यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यह फॉल्स रिटर्न करेगा। तो NaN जो है उसको हम इम्पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो भी आपका NaN है यानी कि नॉट ए नंबर है उस पर आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। उसके बाद में बात आती है इज न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक है या नहीं, वैल्यू न्यूमेरिक है या नहीं उसके लिए हम लोग
इस न्यूमेरिक फंक्शन यूज करते हैं। तो इस न्यूमेरिक फंक्शन जो है वो आपका किसी भी वैल्यू को चेक करता है, और वैल्यू को चेक करने के बाद में अगर आपका जो भी ट्रू रिटर्न करता है, अगर गिवन वैल्यू आपका नंबर है या फिर न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम नंबर्स पे चेक लगा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं इंटीजर है या नहीं, फ्लोट है या नहीं, फाइनाइट है या नहीं, इनफाइनाइट है या नहीं, नॉट ए नंबर है या नहीं, या न्यूमेरिक है या नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस की, जिनको हम पीएचपी में यूज कर सकते हैं। पहला है जैसे पाई जो आपकी पाई की वैल्यू को रिटर्न करता है। हम सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14159265353898 जो आपकी 14 डिजिट एक्यूरेसी में ये आपकी वैल्यू होती है, जिसको हम किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। फिर मिन मैक्स फंक्शंस है वो किसी भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से लोवेस्ट यानी कि मिनिमम और हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर ये फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे मिन 0 150 30 20 -8 -200, तो यहाँ पे हमारे पास में 6 वैल्यूज हैं। तो इन 6 वैल्यूज में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी या आपका मिनिमम फंक्शन उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -200 इज द मिनिमम वैल्यू, तो यह फंक्शन हमें -200 रिटर्न करेगा। उसके बाद में बात आती है कि एबीएस जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर फंक्शंस यूज करते हैं एबीएस -6.7, तो यह हमें 6.7 रिटर्न करेगा। तो इस स्टेटमेंट को जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यू 6.7 प्रिंट करेगा। उसके बाद बात करते हैं एसक्यूआरटी। तो एसक्यूआरटी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम 64 के स्क्वायर रूट की बात करें तो डेफिनेटली 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, जो कि है एसक्यूआरटी फंक्शन उसको कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं इसके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तक, यानी कि उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं राउंड। तो जब भी हम राउंड फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं तो राउंड फंक्शन जो भी आपका उसके नियरेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको रिटर्न करेगा। तो जैसे राउंड 0.7 अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएं तो यह 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 0.7 को यह राउंड ऑफ करके जो नियरेस्ट इंटीजर 1 है वह वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यही वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 0.5 से लेसर होती, यानी कि अगर ये मान लीजिए 0.35 होता, तो ये 0.35 होता तो यह फंक्शन इस केस में हमें 0 रिटर्न करता। तो ये नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करके हमें उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिटर्न करता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की। यहाँ पे एक फंक्शन है DEC बिन, यानी ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो जब भी हम इस फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं DEC बिन 3, यानी कि हमने यहाँ पे एक नंबर पास किया हुआ है 3, तो डेसिमल नंबर 3, तो डेसिमल नंबर 3 का बाइनरी कन्वर्जन 11 होता है, जो हमें यहाँ पे यह रिटर्न करेगा। इसी टाइप से DEC हेक्स, तो DEC हेक्स की हेल्प से हम किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन को यूज करते हैं इको के साथ में, तो यह और इसमें हमने वैल्यू पास की 10, तो यह 10 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, दैट इज ए, क्योंकि 10 0 से लेके 9 तक नंबर और फिर हेक्साडेसिमल में ए से लेके एफ तक सिंबल्स होते हैं। तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल हेक्साडेसिमल के अंदर ए है, जो हमें यहाँ पे है इसको प्रिंट करेगा। उसके बाद में अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल नंबर जो DEC ऑक्ट, ये आपके डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा तो और उसको रिटर्न करेगा। तो जो अगर हम 10 की बात करें, हमने यहाँ पे वैल्यू 10 पास की है, तो ये यहाँ पे हमें वैल्यू जो इसका ऑक्टल कन्वर्जन करके 10 को ऑक्टल में कन्वर्जन करने के बाद में जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, यानी कि 10 का ऑक्टल कन्वर्जन यानी 1 2। उसके बाद में सील, तो ये जो आपका एक जैसे ये किसी भी नंबर को जो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि आपके उस नंबर से बड़ा हो
उस तक राउंड ऑफ करके रिटर्न करेगा। और इसी टाइप से फ्लोर, तो फ्लोर जो भी आपका लार्जेस्ट इंटीजर जो कि उस गिवन नंबर से लेसर हो उस तक उसको राउंड ऑफ करके रिटर्न करेगा। तो अगर जब भी हम सीलिंग फंक्शन यूज करें तो आपने जो हमने यूज किया सील 5.1, तो 5.1 से जस्ट हायर जो भी इंटीजर है वो है 6, तो हमें ये फंक्शन सील 5.1 वैल्यू रिटर्न करेगा 6। और इसी टाइप से जो आपका फ्लोर 5.1 है, तो 5.1 से जस्ट स्मॉलर जो इंटीजर है 5, ये हमें उस इंटीजर को रिटर्न करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस पीएचपी के अंदर और बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं मैथ लाइब्रेरी के अंदर, जिसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जिसके अंदर आपके अल्फाबेट लेटर्स हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है और कोई भी स्पेशल सिंबल, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स हम कीबोर्ड पे देखते हैं उन सब के कॉम्बिनेशन से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग जनरली पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट्स में राइट करते हैं, लेकिन सिंगल कोट्स में भी हम स्ट्रिंग को राइट कर सकते हैं। दोनों में एक स्मॉल सा डिफरेंस होता है। जब भी हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं तो सिंगल कोड और डबल कोड में जो भी स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं प्रिंट करते वक्त उनमें एक स्मॉल डिफरेंस होता है, वो हम इस एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करें। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नेम के अंदर हमने स्टोर करवाया कृष्णा, और उसके बाद में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट यानी कि इको यूज किया। इको की हेल्प से हम किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। हमने एक मैसेज इसके अंदर टाइप किया माई नेम इज $नेम, तो यानी यहाँ पे हम इसको डबल कोट्स के अंदर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया। तो जब भी हम डबल कोट के अंदर जब इस स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे यह जो भी इसमें हम वेरिएबल पास करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। जबकि अगर हम प्रिंट या फिर इको स्टेटमेंट के अंदर अगर सिंगल कोट में स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो उस केस के अंदर कोई भी वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को यह एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। तो इस स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें हमने डबल कोड यूज किया है वहाँ पे यह प्रिंट करेगा माई नेम इज कृष्णा, और जो आपका इसमें हमने सिंगल कोड यूज किया उसके अंदर प्रिंट करेगा माई नेम इज $नेम। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जब हम स्ट्रिंग्स को डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के केस में हम यूज कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम जनरली यूज करते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला है strlen, तो ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है कि जैसे कि हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें इको strlen हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड हमने इसमें एक स्ट्रिंग पास की है तो यह रिटर्न करेगा 12, यानी कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ होती है तो स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर एक स्पेस दैट इज 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल इस स्ट्रिंग के अंदर 12 कैरेक्टर्स हैं जो कि इसकी लेंथ है। तो यह तो strlen इसकी लेंथ को रिटर्न करेगा। उसके बाद में str_word_count यानी भी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करता है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जनरली हम ये जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स जब भी हम काउंट करते हैं तो जनरली उसके अंदर जितने नंबर ऑफ स्पेसेस होते हैं उससे एक ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेलो वर्ड यानी कि 2 वर्ड यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर है और यहाँ पे एक स्पेस है, तो स्पेस से जो कि आपके सेपरेटेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका str_word_count ये 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद में strrev ये किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसके अंदर अगर हेलो वर्ल्ड पास करें तो ये रिटर्न करेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद में DLROWOLLEH, तो ये जो आपका रिवर्स में स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। उसके बाद में strpos यानी कि strpos फंक्शन
किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट जो कि हम इस फंक्शन के अंदर मेंशन करेंगे उसको सर्च करेगा, और अगर मैच फाउंड होता है तो उस केस के अंदर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो अगर मैच फाउंड होता है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो जहाँ पे मैच फाउंड होता है उसके फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड आउट करेगा, और अगर मैच फाउंड नहीं होता तो उस केस में यह फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया strpos के अंदर हेलो वर्ल्ड, और उसमें से हमने सर्च किया वर्ल्ड के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग है, फर्स्ट पैरामीटर जिस स्ट्रिंग के अंदर हम सर्चिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और दूसरा वह स्ट्रिंग पास करेंगे जिसकी पोजीशन को हम इसके अंदर इस जो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर मैच करना चाहें। तो हमने यहाँ पे वर्ल्ड जो भी आपका सेकेंड स्ट्रिंग है उसको मैच करने के लिए इसको हमने चेक किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो इस स्ट्रिंग का पार्ट यानी स्ट्रिंग के अंदर मैच करता है। तो और ये इसकी लोकेशन जो है यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 जैसे लोकेशन अगर हम काउंट करें तो 0 से अगर लोकेशन काउंट करते हैं तो 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6। तो W की जो लोकेशन यानी कि जो इस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग लेटर W है उसकी लोकेशन गिवन स्ट्रिंग के अंदर 6th पोजीशन पे है, तो वो हमें यह strpos 6 रिटर्न करेगा। फिर str2 लोअर, तो ये किसी स्ट्रिंग के जितने भी अपर केस लेटर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। अगर सारे के सारे लोअर केस हैं तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो जैसे किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करता है, तो जैसे भी यहाँ पे H कैपिटल है और WORLD ये सारे कैपिटल हैं, तो इनको स्मॉल केस लेटर्स में कन्वर्ट करके ये फंक्शन प्रिंट करेगा। इसी टाइप से str2 अपर फंक्शन जो कि किसी स्ट्रिंग के जो भी स्मॉल केस लेटर्स हैं उनको अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि H जैसे ELLO, तो ELLO ये जो लेटर्स हैं वो स्मॉल केस के अंदर है, तो इनको ये पहले कैपिटल केस में कन्वर्ट करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा और फिर प्रिंट करेगा। तो उसके बाद में strcmp, तो strcmp दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, यानी कि केस सेंसिटिव कंपैरिजन होता है। स्मॉल केस और कैपिटल केस या फिर अपर केस जो भी लेटर्स हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करता है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है उस केस में 0 रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम strcmp को जैसे इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, हमने दोनों में सेम स्ट्रिंग पास की है, तो सेम स्ट्रिंग पास करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ये वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। तो जब भी हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे इको और strcmp हेलो वर्ल्ड दो बार हमने दोनों स्ट्रिंग जो सेम पास किए दोनों सेम है, तो strcmp 0 रिटर्न करेगा और इको स्टेटमेंट इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद में सब str यानी कि यह किसी भी स्ट्रिंग के पार्ट यानी सब स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो भी सब स्ट्रिंग है उसकी हमें पोजीशन बतानी होती है, यानी कि स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर। तो हमें जिस भी पोजीशन से लेके जिस भी पोजीशन से स्टार्ट करके जिस भी लास्ट एंडिंग पोजीशन तक सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है, उसको हम इस सब str फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये पास किया हेलो वर्ल्ड और हम चाहते हैं कि हमें सब स्ट्रिंग चाहिए पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 8 तक, तो यह जो फंक्शन ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने के बाद में ये हम प्रिंट करेगा ELLOWOR, यानी कि H की पोजीशन 0 फिर E की पोजीशन 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7, तो उससे जो भी आपका 8 पोजीशन से पहले जो भी कैरेक्टर है उन सब कैरेक्टर्स को ये यहाँ पे प्रिंट करेगा 1 से लेके 8, यानी कि 1 से स्टार्ट करके और 8 पोजीशन से पहले तक जो भी इसमें सब स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे हम बात कर सकते हैं str रिप्लेस। तो str रिप्लेस जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से
रिप्लेस करता है। तो फिर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करता है, कि जैसे कि हम यहाँ पे रिप्लेस कर जो भी यहाँ पे 3 पैरामीटर हम पास करते हैं। पहला पैरामीटर जिस स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, दूसरा पैरामीटर उस स्ट्रिंग को हम जिस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं, और तीसरा पैरामीटर वह स्ट्रिंग जिसमें हम ये रिप्लेसमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग जो है तीसरा स्ट्रिंग जिसमें हम रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, और उस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग के अंदर वर्ल्ड के स्थान पे एवरीवन करना चाहते हैं। तो जब भी हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे PHP के अंदर प्रोग्राम के थ्रू, तो ये जो आपके ये वर्ल्ड को एवरीवन से रिप्लेस कर देगा और उसका आउटपुट होगा हेलो एवरीवन। उसी टाइप से फिर उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन वाइट स्पेसेस या फिर जो भी हम यहाँ कैरेक्टर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, तो दोनों साइड से उन कैरेक्टर्स को या फिर वाइट स्पेसेस को ट्रिम करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास की हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर पर्टिकुलर हमने स्ट्रिंग पास की HED और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसे हम ट्रिम स्ट्रिंग को हम ट्रिम करना चाहते हैं, तो इनको यानी कि ये जो आपका हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है उसमें से जहाँ पे भी कैपिटल H मिलेगा उसको रिमूव कर देगा, स्मॉल e मिलेगा उसको रिमूव कर देगा, और D और एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि D और एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर देगा, और उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग बचेगी उसको यह एज आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में ये ट्रिमिंग ऑपरेशन के बाद में आउटपुट होगा LLOWORL। उसके बाद बात करते हैं बूलियन एंड नल। सो बूलियन बेसिकली बूलियन डेटा टाइप दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन डेटा टाइप को जनरली हम कंडीशनल टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं, यानी कि कंडीशन जैसे कि हमने एक कंडीशन पुट की इफ $x ग्रेटर देन 100, और अगर x की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी। तो ये जो आपकी कंडीशनल टेस्टिंग है उसमें हम मेनली बूलियन टाइप की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो बूलियन डेटा टाइप्स के अंदर दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो उसके बाद बात करते हैं नल की। तो नल किस एक स्पेशल टाइप की वैल्यूज होती है जिसमें केवल एक ही वैल्यू है, दैट इज नल। और नल को हम कैपिटल लेटर्स के अंदर यूज करते हैं, और किसी भी वेरिएबल के अगर डेटा टाइप नल है, इसका मतलब उस वेरिएबल को हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। तो नल का मतलब, नल डेटा टाइप का मतलब सिंपल सा यही होता है कि हमने अगर किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो उसका डेटा टाइप नल होता है। तो यानी कि किसी भी वेरिएबल को अगर विदाउट वैल्यू हम क्रिएट करें तो जो भी ये ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली नल होगी। तो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम ब्लैंक भी कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली हम उसकी वैल्यू को अगर नल सेट कर दें तो उसकी वैल्यू को हम ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है, सबसे पहले $x = 100, तो यानी कि एक वेरिएबल x है जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू 100 हमने स्टोर की, और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने $x = नल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने एक्सप्लिसिटली x के टाइप को, x के अंदर वैल्यू नल स्टोर कर दी, यानी कि एक्सप्लिसिटली हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को, अगर हमने यहाँ पे नल वैल्यू सेट की है तो इसका डेटा टाइप जो है x का अब नल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ये देख सकते हैं कि बूलियन और नल डेटा टाइप को भी हम PHP के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, उसके बाद में नंबर्स यानी कि इंटीजर, फ्लोट, फिर उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उसके बाद में स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड बूलियन एंड नल डेटा टाइप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड डेटा टाइप्स, दैट इज एरे, ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्स। थैंक यू।